I welcome all students to today's class on CPT. If you remember, in my last lecture, I was discussing with you about feminism. And regarding that chapter, what I remember is that I had told you about the first wave of feminism. पिछले अध्याय में जिसमें महिलावाद के बारे में बात हो रही थी, मैंने आपको उस संदर्भ में ये बताने का प्रयास किया था कि जहाँ तक महिलावादी आंदोलन का प्रश्न है, वहाँ पर तीन प्रकार की मुख्य धाराएं कही गई हैं. There are three main waves of feminism that have been described by scholars. तीन प्रकार की मुख्य, जिसे हम कह सकते हैं waves, that is the three stages of development of the rights of women. And in this respect, I had told you about the first wave of feminism, कि अर्थात महिलावादी जो आंदोलन था उसका पहला चरण क्या था. पिछले लेक्चर में हमने आपको इसके संदर्भ में कुछ विस्तार से बातें बताई थी, लेकिन यहाँ पर बस जस्ट एक रिवाइज करने के लिए बस हम इतना मैं आपको इतना बताना चाहूँगा एक बार पुनः कि जो फर्स्ट वेव थी फेमिनिज्म की, दैट वाज डिवोटेड टू फाइटिंग फॉर द equal rights for women in the political area, in the political sphere. और उसको जिसे हम कहते हैं राइट टू वोट, दैट इज women's suffrage, महिला मताधिकार, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. ये सबसे महत्वपूर्ण ये एक भाग था या विषय था पहले चरण का, उनके आंदोलन का. हालांकि इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ विषय थे, और जो विषय थे हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था. फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, द राइट टू एंटर इनटू एंगेजमेंट, द राइट टू प्रॉपर्टी, अर्थात समानता का अधिकार, जिसे कहते हैं एग्रीमेंट, समझौता करने का अधिकार. समझौता किससे? विद रिगार्ड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महिलाओं को यह अधिकार दिया जाना चाहिए. उस समय कहा गया था कि वो लोग ये सारी इस प्रकार के गठबंधन कर सकें, इस प्रकार के समझौते कर सकें. अब देखिए, जब ये फर्स्ट वेव चल रही थी उसी समय ही फर्स्ट वेव हमने आपको बताया था कि दैट हैपेंड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द 19th century एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century. 19वीं शताब्दी के अंत के वर्षों में और साथ साथ 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक ये चलता रहा. पूरा 20वीं शताब्दी के काफी लंबे भाग तक ये चला और ये 1960 तक ये चलता रहा. लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट वेव आई थी, इस वेव के आने से पहले ऑलरेडी certain scholars had raised a very powerful voice. When I say that the liberation struggle for the equal rights of women, it started during the last, you can say, decade of the 19th century. It does not mean that nothing happened before that. उसका यहाँ कहने का बिल्कुल तात्पर्य ये नहीं है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से पहले कुछ नहीं हुआ था. और इफ यू रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू इन माय वेरी फर्स्ट लेक्चर अबाउट मिल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल्स कंट्रीब्यूशन टू वेजिंग लिटरली स्ट्रगल फॉर द वुमेन्स राइट. और उसमें द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन, ये एक बड़ा उनका एक महत्वपूर्ण ये एक पुस्तक है, ये एक लेख है, द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन. और हमने बताया था किस प्रकार से ही रेज अ वेरी पावरफुल वॉइस in that age of traditionalism, in that age of conservatism, when perhaps it was not, you can say, considered to be as an accepted norm of the society to talk very favorably for the women's rights. मिलने तो 19वीं शताब्दी में उस समय ये बात किया था जब संभवतः ये बहुत एक फैशन की बात नहीं थी.
बहुत एक लोकप्रिय विषय नहीं होता था कि आप महिलाओं के अधिकार को सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में. सो ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ द राइट्स फॉर विमेन. और उसी समय में ही, अब बल्कि हम कह लें कि जब मिल ने ये बात उठाई थी, मिल से पहले भी जो उसने पुस्तक लिखी थी, जो लेख लिखा था, द सबजुगेशन ऑफ वुमेन, दैट केम मच लेटर. एंड बिफोर मिल, I mean, something very positive, something very forcefully had been said by one of the stalwarts of the women's struggle, and she was Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. She was we can say she was the pioneer of the women's movement. और उनकी पुस्तक थी A Vindication for the Rights of Women. A Vindication for the Rights of Women. This was the name of the book that appeared in the year 1792. 1792 में मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट ने ये पुस्तक लिखी थी. Now this book came in reaction to Edmund Burke's book on reflection on the revolution in France. जो एडमंड बर्ग ने अपनी पुस्तक लिखी थी फ्रांस की राज्य क्रांति पर, और एडमंड बर्ग की पुस्तक का नाम था रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस. और वहां पर उस पुस्तक में एडमंड बर्ग ने बड़ी आलोचना किया था, बहुत कटु आलोचना किया था. इस चीज की आलोचना किया था कि किस प्रकार से फ्रांस की राज्य क्रांति ने फ्रांस को एकदम विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया लाकर. दैट इज द रेवोल्यूशन इन फ्रांस. इट डिस्ट्रॉयड all the past institutions, the traditions and the customs of France. And because of that, France, I mean, has become a very weak country that way, because any country that is uprooted from its ancient past cannot remain for long a powerful country. और उस अपनी पुस्तक में एडमंड बर्क ने बड़ा फोर्सफुल डिफेंस प्रेजेंट किया था in favor of the old customs and the old institutions of France, because as you must be knowing that Edmund Burke was a great philosopher. He was a great British philosopher of the 18th century. 18वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा वो दार्शनिक था, बहुत बड़ा विचारक था. and he was a conservative. वो एक आप कह लिए कि एक वो कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्सियन वो फिलोसफर था, अर्थात पुरानी चीजों को बड़ा मान सम्मान देता था. तो प्राचीन संस्थाओं को, प्राचीन संगठनों को, प्राचीन परंपराओं को बड़ा वो महत्व देता था, और इसलिए उसने फ्रांस की राजक्रांति की काफी कटु आलोचना किया. Now Mary Wollstonecraft, how does she come into picture here? In fact, after having studied Edmund Burke's this book on reflections, she criticized Burke. She criticized Burke very much. और उसने कहा कि जो आप अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप ओल्ड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसको the age old institutions which you describe it as time tested institutions, वो जो पुरातन संस्थाएं जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत ही पुष्पित थी, पल्लवित थी समय के साथ, इतिहास के साथ, उसने इन संस्थाओं की आलोचना किया. तो उसे इस बात का स्मरण कराया एडमंड बर्क को कि ये जितनी संस्थाएं थी, ये सब एक क्लास ऑर्गेनाइजेशंस थी. दे वर जस्ट मेंट फॉर अ क्लास. इट catered to the aspirations or to the choices or to the preferences of the male section of the society, of the dominant section of the society. उसने कहा आप जिस प्रकार के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये वास्तव में तो ये वो संस्थाएं हैं जिसने बहुत पहले से ही, बहुत पुराने समय से ही जो समाज का जो शक्तिशाली वर्ग है, दैट इज द मेल क्लास, अर्थात पुरुष वर्ग को इतना महत्व दिया है, इतना सम्मान दिया गया है उनको इन ये जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं. और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के कारण, उसमें जिस प्रकार की भावना छिपी थी, उस सब के कारण ही महिलाओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया गया समाज में. दे वर ऑप्रेस्ड,
and they were very much, you can say, they were always kept in subjugation. और उसने कहा कि आपकी जो थीसिस है, that I mean your thesis that the old times or the old customs or the old institutions were very glorious, and a country is basically known by its past customs and traditions, perhaps is not a correct thesis of yours. उसने इस बात को की आलोचना किया, खंडन किया, और इस आधार पर उसने कहा कि अब जो फ्रांस की राजक्रांति ने किया, दैट वाज नॉट समथिंग बैड, वो गलत नहीं किया, बल्कि उसने उस असमानता को, उस भेदभाव को, उस पक्षपातपूर्ण मानसिकता को उसने निर्मूल कर दिया, उसका विनाश कर दिया है. सो दिस वाज हर थीसिस. और इसीलिए उसने कहा अ विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ विमेन. उसने ये कहा, मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट ने कहा कि इफ सोशल इंस्टीट्यूशंस दे थ्रो अप inequality or discrimination in the society, if they institutionalize this kind of unequal treatment for women or for other vulnerable sections of the society, then such social, economic or political institutions cannot be revered. उनका हम सम्मान नहीं कर सकते हैं, because these social institutions or these political institutions, they have always functioned to keep the women in eternal subjugation. महिलाओं को एक निरंतर उनकी अधीन स्थिति में रखने का उन्होंने काम किया है. इस आधार पर इन्होंने ये पुस्तक जो लिखा है, विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, और इसलिए उन्होंने कहा है अब समय आ गया है, नाउ द टाइम हैज कम व्हेन इंस्टीट्यूशन शुड बी रिफॉर्म्ड, एंड दे शुड बी रिफॉर्म्ड इन सच अ मैनर, इन सच अ वे that they are able to preserve and protect and promote the rights of women. क्योंकि अगर महिलाओं के अधिकारों को अगर उसको विंडिकेट नहीं किया गया, उनको सत्यापित नहीं किया गया, perhaps this society will never improve. और इसलिए आवश्यकता है कि अब जो फ्रांस में हुआ है, जो राजक्रांति हुई है, उसको आधार बनाकर समाज में और रिफॉर्म्स किए जाएं, समाज को सुधारा जाए, और इस प्रकार से जिससे महिलाओं को भी सम्मान मिल सके, उनके अधिकारों को भी अक्षुण्ण किया जा सके. सो दिस वाज अ बुक of Mary Wollstonecraft that she wrote in the year 1792, a vindication for the rights of women, and this was a very powerful, you can say, defense for the rights of women. और हम आपको यहाँ ये भी बता दें, जब उसने ये पुस्तक लिखी अ विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, उससे पहले उसने किताब और लिखी थी, अ विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ मेन. अ विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ मेन अर्थात पुरुषों के अधिकारों को सत्यापित करना या का सत्यापन. अब विंडिकेशन यानी उनकी सत्यता है ना, पुरुषों के अधिकारों की सत्यता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाया उसने, है ना, विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ मेन. और उसके बाद उसी आधार पर उसने कहा कि अगर आप पुरुषों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं और उनको आप मानते हैं कि they are the you can say a respected lot of the society, similarly you too have to accept that there are rights for women, that the rights of women and the women's rights are equally significant, they are as important, they are as respectable as the rights of men. और इसीलिए उसने ये बात दोनों इस चीज को लिखा कि अगर आप, उसने लिखा कि हम पुरुषों के अधिकारों का हम विरोध नहीं करते हैं, जैसे आप पुरुषों के अधिकारों को इतना मान सम्मान, इतना महत्व देते हैं, उसी प्रकार से हम भी महिलाओं के अधिकारों के बारे में हम अपनी बात कहते हैं, अपनी आवाज अपने आगे लाते हैं कि so that women are not given raw treatment by the society or by the state, है ना. तो देखिए, इसलिए हमने आपको ये बता दिया, ये जानना जरूरी था, क्योंकि अगर हम फेमिनिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एंड इफ इन आवर डिस्कशन द नेम ऑफ मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट डजंट अराइज, इट मीन्स आई मीन आवर डिस्कशन इज इनकम्प्लीट. तो इसलिए ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट हैं, है ना, मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट, और उनकी पुस्तक का नाम है विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ विमेन. लेकिन इसके समानांतर इन्होंने एक पहले किताब और लिखी थी, विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ मेन.
तो इन आधारों पर उसने महिलाओं के अधिकारों की काफ़ी, आप कह लें कि काफ़ी उसने उसके बारे में काफ़ी कुछ जोर शोर से कहा है और उसको बड़ा उसके महिलाओं के अधिकारों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो ये था जैसे हमने कहा द राइट टू वोट, ये फर्स्ट वेव के आने से पहले ये कुछ डेवलपमेंट थे। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट द नेम्स of Mary Wollstonecraft as well as John Stuart Mill, because both were pioneers insofar as women's rights were concerned, and in fact both the scholars, both the philosophers, they had laid a very formidable ground for the first wave, right? तो जो पहली जो लहर आई, जो पहला चरण आया महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उसके लिए उसने ये दोनों जो विचारक थे, दार्शनिक थे, इन्होंने एक बहुत ही सशक्त एक आधार या भूमि तैयार किया और उसी के आधार पर ये पहला चरण आगे बढ़ा, है ना। तो इसलिए द ग्राउंड वर्क हैड ऑलरेडी बीन लेड बाय दीज टू स्टॉलवर्ड्स। तो और बाकी जैसे हमने आपको बताया था जो फर्स्ट वेव आई थी, उस फर्स्ट वेव में ये बात स्पष्ट कर दिया था उस समय के जो महिलावादी विचारक थे, महिलाओं से संबंधित जो विचारक थे, उन लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया दैट वी आर फाइटिंग फॉर आवर प्रॉपर्टी राइट्स, फॉर आवर right to this the right to enter into agreements, है ना, the right to carry on the on trade, है ना, यानी इकोनॉमिक साइड को लेकर उन्होंने इस बारे में लेकर काफी संघर्ष किया, है ना। और साथ ही साथ but you can say that the crowning part or the most important part in this first wave was the women's demand for the right to equal vote, for the right to vote or the right to equal vote। और उन्होंने कहा अगर आप पुरुषों को ये अधिकार दे रहे हैं, मताधिकार का दे रहे हैं, तो हमको भी ये अधिकार मिलना चाहिए, है ना। देयर कैन नॉट बी टू स्टैंडर्ड्स फॉर देम। तो इसलिए कल हमने आपको बताया था कि इस प्रकार की जो इंग्लैंड में और साथ साथ अमेरिका में जो बहुत पावरफुल वॉइसेस उठने लगी थी, उस वॉइस के कारण ही, उस मांग के कारण ही, उस डिमांड के कारण ही the first voting right to women was granted by New Zealand in the year 1892। 1893 में 1893 में the first country to have granted the voting right to women was New Zealand। और New Zealand at that time was one of the colonial, you can say, part of the British Empire। वो समय ब्रिटेन का एक औपनिवेशिक राज्य था न्यूजीलैंड। तो 1893 में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले अपनी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया और उसके बाद 1895 में भी in just after 2 years, that is in the year 1895, the South Australia that too was under the British subjugation, it granted voting rights to its to the women of its country। तो 1895 में 1895 में साउथ ऑस्ट्रेलिया, उस समय अलग अलग जो प्रांत थे ऑस्ट्रेलिया के, दे यूज्ड टू गिव देम वोटिंग राइट्स ऑन प्रोविंशियल बेसिस। जो साउथ ऑस्ट्रेलिया था उसको ये पावर थी कि दैट कुड अवॉर्ड दैट कुड ग्रांट द वोटिंग राइट टू वुमेन, एंड देयरफॉर इन 1893 साउथ ऑस्ट्रेलिया bestowed the suffrage, the right to suffrage to its women। और उसके बाद 1902 में इन द ईयर 1902 में ऑस्ट्रेलिया एज अ होल कंट्री ऑस्ट्रेलिया ग्रांटेड वोटिंग राइट्स टू द वुमेन ऑफ इट्स कंट्री, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश की सभी महिलाओं को 1902 में ये अधिकार दे दिया, वोटिंग राइट दे दिया। तो जैसे ये कैसे ही संपन्न हो रहा है, बिकॉज वोटिंग राइट्स, बिकॉज द राइट टू वोट और द वोटिंग राइट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। It was considered to be very important during that time, and therefore as a result of the powerful, you can say, movement that was carried on by women's organization or by the women's main leaders, this right could see the light of the day, है ना। तो इन देशों में हुआ और सिमिलरली अमेरिका में भी इस प्रकार की ये जिसे हम कह लें कि ये इस प्रकार का आंदोलन चला था। और अमेरिका में जब ये आंदोलन चला तो अगेन यू कैन से इट अट्रैक्टेड द पॉलिटिकल अटेंशन। जो राजनीतिक जो उस समय के जो हम कह लें जो सरकार थी उसने भी इसके ऊपर ध्यान दिया, एंड देयरफोर दे टू ग्रांटेड द वोटिंग राइट टू इट्स वुमेन थ्रू द 19th अमेंडमेंट। हमने पिछले लेक्चर बताया था कि 19वां जो संशोधन था
उस 19वें संशोधन के द्वारा सन 1919 में अमेरिका ग्रांटेड वोटिंग राइट टू इट्स विमेन सिटीजन्स, है ना। तो अमेरिका में भी इस बात को ये सुनिश्चित कर लिया गया कि सन 1919 में 19वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये बात स्वीकार कर ली गई कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। एंड सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 1928 Britain also granted the voting rights to its citizens, to its women citizens। तो 1928 में ब्रिटेन ने भी इसको पूरे जिसे अपने राष्ट्रीय स्तर पर ये महिलाओं को अधिकार दे दिया कि वो मत देने का अधिकार उनको प्राप्त हो गया, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिस वाज द मूवमेंट that was, you can say, carried on during the first stage। तो ये जो पहली जो वेव थी और द फर्स्ट स्टेज of the feminist movement that was carried on between from the dying years of the 19th century and up to up to 1960। तो 19वीं शताब्दी के जो क्लोजिंग ईयर्स थे और तब से लेकर 20वीं शताब्दी के हम कह लें कि 20वीं शताब्दी तक उसका जो आधा भाग था, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म से बात करेंगे तो सन 1960 के दशक तक ये फर्स्ट स्टेज का कार्यकाल चलता रहा, इसकी अवधि चलती रही और इस बीच में काफ़ी कुछ बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, है ना। सो देयरफॉर द फर्स्ट वेव वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड it yielded many positive results for the women's, you can say, equality and for the women। और इसको इसलिए भी जाना जाता है कि जो पॉलिटिकल जो राइट्स थे महिलाओं के वो इससे वो अक्षुण्ण हो गए और साथ साथ उनको आर्थिक क्षेत्र में भी और साथ साथ उनको राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी, हम कह सकते हैं, काफ़ी उनको महत्व मिला और उनके अधिकारों को स्वीकार किया, है ना। बस इसमें एक कमी ये थी कि बिकॉज आप जानते हैं कि उनका जो कंपोजिशन था, द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज, ऑफ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, इट वॉज बेसिकली अ वाइट पॉपुलेशन, अर्थात वो श्वेत नागरिकों का ये पूरा वो देश था उस समय। सो इट वॉज, ऑल द फ्रूट्स ऑफ द फर्स्ट वेव वॉज बेसिकली रीप्ड by the you can say by the white population of the West Europe, of the West European nations as well as America, है ना। और इसी को बाद में लेकर सेकेंड वेव में आलोचना भी हुई थी, है ना। तो अभी सेकेंड वेव तो थोड़ा सा बाद में इसके शुरू हुई थी 1960 के बाद से धीरे धीरे अब सेकेंड वेव का समय आता चला गया और इस बात को लेकर ही आलोचना हुई थी कि इसके जो फ्रूट्स हैं, अर्थात जो पहली स्टेज में जो प्राप्ति हुई थी, वो जो प्राप्ति हुई थी महिलाओं को अधिकार को लेकर जो भी सफलता प्राप्त हुआ था वो सब बस कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया। लेकिन फिर भी हाँ, इट वॉज अ बिग डेवलपमेंट इन सो फार as the you can say as the rights of women or the struggle for women's rights was concerned। So the first wave is considered to be very important, है ना। तो इस लेक्चर में अब यही आज तक बात समाप्त करेंगे, है ना। सो आई विल कैरी ऑन इन माय नेक्स्ट लेक्चर, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड फॉर योर काइंड पेशेंस एंड आई विल बी कमिंग अप वेरी सून विद माय नेक्स्ट लेक्चर, continuing with this topic onwards। Thanks a lot।